Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start today's discussion of international law. Let's first discuss about international law as a subject, as a field, and then we, uh, you know, start discussing the today's topic. तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है। सही है। वैसे तो अगर हम देखें अपने आसपास, हमें गाजा का एग्जाम्पल मिलता है, यूक्रेन का एग्जाम्पल मिलता है। सही है। वी एवरीवेयर वी रीड कि भाई इंटरनेशनल लॉ तो है ही नहीं, इंटरनेशनल लॉ तो वायलेट होता रहता है। सही है। एक परसेप्शन ये है। ऑन द अपोजिट साइड, इंटरनेशनल रिलेशंस में दुनिया भर में या इवन इन इंडिविजुअल लाइफ जो भी हो रहा होता है दुनिया भर में, कॉमर्स है, ट्रीटीज होती हैं। अभी रिसेंटली यूएस और ईरान की जो है ना ट्रीटी पे डिस्कशन चल रही है। तो इट इज ऑल गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। सो इंटरनेशनल लॉ एज अ फील्ड इज वेरी वास्ट। सही है। अगर बात करें इंटरनेशनल लॉ इन सीएसएस, सही है, तो इंटरनेशनल लॉ एज अ सब्जेक्ट इन सीएसएस, उस पर दो मेजर ओपिनियंस। सही है। एक ओपिनियन ये है कि भाई इसको नहीं आता, दूसरा ओपिनियन ये है कि इट इज अ वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। और किसी हद तक दोनों ओपिनियंस ठीक। पहले ओपिनियन को देखते हैं, भाई इंटरनेशनल लॉ में स्कोर क्यों नहीं आता। तो अगर हम मेजर एक इतना अगर हम एनालाइज करें डीएमसीज को या ओवर द टाइम परफॉर्मेंस को कि इंटरनेशनल लॉ ने किस तरह परफॉर्म किया है, तो हमें नजर आता है कि मेनी स्टूडेंट फेल टू गेट गुड मार्क्स, बट ऑन द कंट्री देयर आर एग्जांपल्स ऑफ हाई स्कोरिंग मार्क्स, मतलब 90s तक इवन गया है इंटरनेशनल लॉ माजी में। तो मसला किस चीज का है? वेयर डज द प्रॉब्लम लाई? अब मसला ये है कि भाई हम लॉ को, खास करके इंटरनेशनल लॉ को या किसी भी लॉ को, ट्रीट करते हैं लाइक एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। उसमें हम ओपिनियंस को ज़्यादा वेटेज देते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इन चीज़ों को, लाइक सब्जेक्टिविटी को ज़्यादा ओपिनियन देते हैं। सही है। वी बिकम मोर सब्जेक्टिव। बट लॉ इज अ टेक्निकल थिंग। सही है। लॉ को हमें उस तरह ट्रीट करना है कि जैसे ये एक साइंस है। सही है। साइंस में किसी चीज की डेफिनेशन एग्जैक्ट होती है, 2+2 = 4 इन साइंस। सही है। तो उसी तरह से लॉ की भी अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं। फॉर इंस्टेंस इंटरनेशनल लॉ में जिस तरह आगे हम सिलेबस करेंगे, सब्जेक्ट करें, टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, तो आई टेल यू कि भाई इंटरनेशनल लॉ में लिखना क्या होता है। याद रखें कि लॉ में हर चीज की ना एक डेफिनेशन होती है। सही है। एक पर्टिकुलर उसका मतलब होता है कि जो जो कि डिफाइंड होता है। लॉ में हम कुछ भी कह रहे हो तो उसे हमने सब्सटेंशिएट करना होता है विथ रेलेवेंट ट्रीटी, विथ रेलेवेंट केस लॉ। सही है। तो एग्जाम में जब हम कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं और हम एग्जामिनर को कोई उस पर ट्रीटी नहीं देते, कोई केस लॉ नहीं देते, कोई जजमेंट वगैरह नहीं देते, या किसी जूरिस्ट का ओपिनियन नहीं देते, तो फिर इसको लाजी बात है नहीं आना। सही है। तो इस पूरे कोर्स में हमारा फोकस होगा कि सबसे पहले तो वी डेवलप अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या है। फिर उसके बाद हम उस कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड उसकी मेजर ट्रीटीज कौन सी आई हैं, उस पे मेजर जजमेंट्स और केस लॉज कौन से हैं वो पढ़ेंगे। और लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, कि हम उसके जो भी पास पेपर्स होंगे वो सारे सॉल्व करेंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल हैव 20 to 30 वेल प्रिपेयर्ड आउटलाइन, जिसके साथ आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि कोई भी सवाल आ जाए उसको आप एक अच्छी एक्सपर्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आप उससे सॉल्व कर सकें। उसके साथ साथ वील आल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट केसेस और एंड ट्रीटीज, जो कि हम इन वेरियस जो है टॉपिक्स हम वो यूज कर सकें। सही है। तो दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ विथ रिगार्ड्स टू सीएसएस, और हम इस कोर्स को किस तरह अप्रोच करेंगे। सही है। डेली हम एक टॉपिक करेंगे, जो भी चैप्टर करेंगे उसमें आई विल गिव यू पास्ट पेपर क्वेश्चन जो भी अभी तक आ चुके होंगे इन 10 years,
सही है, उसको हम सॉल्व करेंगे, आउटलाइन बनाएंगे, एंड उसके साथ साथ जो है ना वीकली बेसिस पे हम एक एक चैप्टर को करते जाएंगे। सो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन ऑफ 1 मंथ आपके पास इंटरनेशनल लॉ हर एंगल से प्रिपेयर्ड होगा, बी इट इट्स अंडरस्टैंडिंग, बी इट प्रिपरेशन ऑफ relevant statutes, case laws, and everything. सही है? तो this is a brief introduction about this course of 1 month. सही है? If you have any queries regarding this, the course, the floor is open to question. Otherwise, we'll study our today's first topic ताकि आपको सही से अंदाजा हो जाए कि how we'll approach this course. अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। ओके, तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई इंटरनेशनल लॉ क्या है। सही है? क्या इंटरनेशनल लॉ वाकई लॉ है या सिर्फ ये एक पॉजिटिव मॉरलिटी है कि जब कंट्रीज का, स्टेट्स का दिल करता है कि हम इसको फॉलो करें तो वो फॉलो करते हैं, जब दिल करता है कि नहीं फॉलो करना तो वो नहीं करते। ये आप यूएस के स्टेट बिहेवियर में देख सकते हैं। सही है? तीसरी चीज हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सही है? इंटरनेशनल लॉ किस तरह से इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम। चौथी बात कि हाउ इज इंटरनेशनल लॉ डिफरेंट फ्रॉम स्टेट लॉ। म्यूनिसिपल लॉ से इंटरनेशनल लॉ किस तरह से मुख्तलिफ है। इन चारों बातों पे पास्ट पेपर में सवाल आ चुका है। सही है? तो वील अलाइन आवर लेक्चर्स विद पास्ट पेपर्स एंड सिलेबस। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ क्या है। सही है? अगर सिर्फ हम इस लफ्ज को देखें इंटरनेशनल, तो द वर्ड इटसेल्फ, इट्स मीनिंग गिव्स अ क्लियर सेंस कि इट इज अ लॉ बिटवीन नेशंस। वो कानून जो कि दो स्टेट्स का आपस में रिलेशन, उसको डील करे, उसको रेगुलेट करे, तो उसे हम इन सिंपल वर्ड्स इंटरनेशनल लॉ कहेंगे। सही है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, agreement, treaties, laws that regulate the relationship between states। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ स्टेट्स के बिहेवियर को और उनके रिलेशन को रेगुलेट किया जाता है? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे तो आपको यूएन मिलता है, डब्ल्यूटीओ मिलता है। सही है? साउथ एशिया में सार्क है। उसके अलावा इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं, जिस तरह आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो इंडिविजुअल्स को भी राइट देता है कि वो अपने स्टेट के खिलाफ पिटिशन कर सकते हैं। तो क्या इंटरनेशनल लॉ इज इट जस्ट अबाउट स्टेट्स? नो। इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा बॉडी ऑफ रूल्स एग्रीमेंट्स है जो कि प्राइमरीली डील करता है सॉवरेन स्टेट्स के साथ, लेकिन इट आल्सो डील्स विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज इंडिविजुअल्स। लेकिन स्टेट्स रिमेन द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सही है? तो लेट मी रिपीट दिस अगेन कि इंटरनेशनल लॉ मेनली डील्स विथ स्टेट्स। सही है? यहाँ पे जो एक सब्जेक्ट ऑफ लॉ है वो मेनली स्टेट्स हैं, लेकिन इट आल्सो डील्स विथ इंटरनेशनल लॉ, आल्सो डील्स विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। सही है? अब सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज अ डिफरेंट टॉपिक। सही, ये पूरा एक चैप्टर है। उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इस तरह से कि मेनली वो लॉ किसके साथ डील करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई पाकिस्तानी लॉ के सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो भाई वो हम इंडिविजुअल जो है ना वो सब्जेक्ट, एक फर्द जो है ना वो सब्जेक्ट है एक पाकिस्तानी लॉ का। उसके अलावा जो कॉरपोरेशंस होती हैं, रजिस्टर्ड कॉरपोरेशन। इसी तरह से जो मेन एक्टर है इंटरनेशनल लॉ में वो स्टेट्स हैं, लेकिन इट इज नॉट स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट्स। सही है?
It also regulates relation between it also regulates international organizations as well as individuals. किसी का कोई सवाल है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस डेफिनेशन पोर्शन तो आप देख लीजिए. कभी बाय नॉन स्टेट एक्टर्स वी जस्ट मीन जो है ना इंडिविजुअल या एनी नॉन स्टेट एक्टर, यस इट आल्सो डील्स विद देम. बट दे आर नॉट द प्राइमरी एक्टर्स इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स हैं. लेट्स सपोज अभी ईरान और यूएस की ट्रीटी बन रही है, तो इट इज पैक्ट बिटवीन स्टेट्स. इसमें इंडिविजुअल्स का कोई एज सच रोल नहीं है. बट जिस तरह मैंने ईसीएचआर का आपको एग्जांपल दिया, वो एक इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल जो है ना कानून है, लेकिन उसमें इंडिविजुअल्स के लिए भी राइट्स दिए गए हैं. तो लेट्स डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. तो भाई इंटरनेशनल लॉ वैसे तो उतना ही पुराना है जितना नेशंस पुराने हैं. सही है, पुराने दौर में, चाहे आप ग्रीक पीरियड में चले जाएं, रोमन पीरियड में चले जाएं, इस्लामिक पीरियड में चले जाएं, तो जो नेशंस हुआ करते थे उस टाइम, डिफरेंट नेशन, उनमें आपस में रिलेशंस थे. और उन रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई लॉ होता था. फॉर इंस्टेंस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, आपने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का शायद सुना हो कि जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं उन्हें उस कंट्री में जहाँ पे वो भेजे गए हैं, दे आर फ्री फ्रॉम दैट लॉ. उनको आप नहीं पकड़ सकते कि भैया आपने ये जो है ना लॉ ब्रीच कर दिया है. सही है, उन्हें इम्यूनिटी होती है. अब ये कानून बहुत पुराना है, पुराने जो ना, इट्स वेरी, आप कहेंगे ग्रीक पीरियड से वो चलता आ रहा है. सही है. उसी तरह से अगर आप लॉ ऑफ वॉर को देखें, कि भाई जब भी जंग हो किसी और कंट्री के साथ, तो यू डू नॉट किल चिल्ड्रन, यू डू नॉट किल women, यू डू नॉट हर्ट ट्रीज. सही है. या जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं आप उनको नहीं तोड़ सकते. ये लॉ डेट्स बैक टू, फॉर इंस्टेंस इस्लामिक पीरियड में आपको उसका जो है ना मेंशन, यू विल फाइंड इट्स मेंशन. सही है. तो अगर इस हिसाब से देखें तो इंटरनेशनल लॉ इज एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ नेशंस. सही है. बट अगर असल सेंस में देखें, आज के दुनिया के फहम के हिसाब से अगर हम देखें, तो इंटरनेशनल लॉ के लिए जो सबसे मेजर इवेंट है, इट इज वेस्टफेलिया, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. सही है. डज एनीवन नो अबाउट ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया? ओके. 30 साल जंगें हुई क्रिश्चियंस, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स में. बाद में उन्होंने सोचा कि भाई खामखा एक दूसरे को हम मारते रहते हैं, इसका कुछ हल निकालते हैं. अब होता ये था कि एक बादशाह दूसरी जो है ना दूसरे बादशाह की जो रियासत थी उसमें इंटरफेयर करता रहता था, ये आपस में लड़ते रहते थे. 30 साल जंग चली, हजारों लोग मारे गए. उसके बाद उनमें सेंस आया कि भाई कुछ कानून बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो रियासत का वजूद में आया, जिस तरह रियासत आज के दौर में एग्जिस्ट करती है. कौन सी रियासत? रियासत जिसकी सॉवरनिटी है, जहाँ पे नॉन इंटरवेंशन है, वेयर इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स जो है ना उसकी अहमियत है. उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई आज से आप भी सॉवरन, मैं भी सॉवरन, हम सब जो है ना, हमें इक्वलिटी होगी, कोई भी मसला होगा तो हम डिप्लोमेटिक मींस के थ्रू उसको रिजॉल्व करेंगे. तो वहां से वजूद में आती है आज की स्टेट, जिस तरह आज रियासत एग्जिस्ट करती है. सही है. जिस जो कि सॉवरन है, जो जिसमें अनदर स्टेट के नॉट इंटरवीन लीगली. सही है. तो यहीं से शुरुआत होती है इंटरनेशनल लॉ की भी एज अ फील्ड. सही है, प्रॉपर फील्ड. तो सबसे पहले आती है आपकी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. उसके बाद अगर आए, मेजर इवेंट आपका होता है वर्ल्ड वॉर 1. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, आपकी लीग ऑफ नेशंस बनी. तो इंस्टीट्यूशनलिज्म की शुरुआत हुई. सही. इदारे बनाए गए जो कि मुख्तलिफ स्टेट्स के आपस में रिलेशंस को जो ना फैसिलिटेट करें, रेगुलेट करें वगैरह. उसके अलावा परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनी. पहली बार दुनिया में एक इंटरनेशनल कोर्ट बनाई गई थी
जो कि आगे जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बन गई। फिर आता है आपका वर्ल्ड वॉर 2। और जो भी इंटरनेशनल लॉ में मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होती हैं। किस तरह से, लेट सपोज यूनाइटेड नेशंस बाद में बना, उसके बाद आपका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को अहमियत मिली, जो कि आज एक जो है ना, उसको कहा जाता है इंटरनेशनल लॉ में कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कि सब पे एप्लीकेबल होते हैं। सही है, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन है सच स्टेटस। सही है। तो उसके अलावा ह्यूमन राइट्स में बहुत सारे लॉज आए, जिस आगे हम पढ़ेंगे। फॉर इंस्टेंस यूडीएचआर आया, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आया, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स आया। सही है। इन्हीं लॉज से आगे जाके इन्हीं लॉज ने दुनिया भर में जो भी कानून है उस पे, दे दे हैड सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑन दोज लॉज। पाकिस्तान का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मेनी ऑफ दोज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम ईसीएचआर, उसके अलावा आईसीसीपीआर, उसके अलावा आईसीएससीआर। सही है। तो इंटरनेशनल लॉ की जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई। सही है। फिर पोस्ट वॉर कोल्ड वॉर पीरियड में क्या हुआ, जो रिमेनिंग कंट्रीज थे, जिस तरह सोवियत यूनियन टूटा तो बाकी नए स्टेट्स बने। सही है। और मल्टीलेटरलिज्म और बड़ा, आईसीसी बनी, आपकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनी, कि भाई अगर कोई बड़ा क्रिमिनल है इंटरनेशनल लेवल पे जिसने वॉर क्राइम्स कमिट किए हों वगैरह वगैरह, बड़े क्राइम्स किए हों, तो उनको भी सजा मिले। उसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ रिसेंट टाइम, क्लाइमेट पे ट्रीटीज बनी। तो इंटरनेशनल लॉ इस तरह से डेवलप हुआ फ्रॉम 1960 1948 टू प्रेजेंट डे। सही है। पहले सिर्फ फोकस किस चीज पे था, स्टेट्स पे था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती गई, उसके अलावा इंडिविजुअल्स को भी सर्टेन राइट्स इंटरनेशनल लॉ में मिलते गए। तो दिस इज जस्ट फॉर टू मेक सेंस ऑफ इट। सही है, कि हाउ इंटरनेशनल लॉ डेवलप्ड। इसमें से कुछ सवाल? ओके। अब आते हैं मेन जो टॉपिक पास्ट पेपर्स में आती रही है, ये टॉपिक और मेन जो डिबेट है सराउंडिंग इंटरनेशनल लॉ, कि भाई क्या इंटरनेशनल लॉ वाकई लॉ है या नहीं है। सही है। फॉर एग्जाम्पल, आज की दुनिया में भी लेट सपोज अगर आप देखें तो इंडिया ने जो है ना पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। सही है। या फिर फलस्तीन का केस देख लें, यूक्रेन का केस देख लें, तो हमें नजर तो यही आता है ना कि इंटरनेशनल लॉ कानून नहीं है। जिस तरह स्टेट का लॉ होता है कि भाई अगर मैं कहूँ कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानना, तो मेरी मर्जी नहीं चलेगी। सही है। आई हैव टू फॉलो इट डिस्पाइट माई विश और विल। सही है। तो क्या इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है, हर चीज कंसेंट बेस्ड होती है, तो क्या वो लॉ है या नहीं। सही है। तो दिस इज द डिबेट, हम दोनों साइड को देखेंगे और देन वी एनालाइज के क्या ये हकीकत में कानून है या सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी। पॉजिटिव मोरालिटी का मतलब क्या है कि जस्ट बिकॉज आई फील इट कि भाई ये सही है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, मुझ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सही है। अब लेट डिस्कस द जो है ना द साइड ऑफ जो केस को नेगेट करती है कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है बल्कि सिर्फ पॉजिटिव मॉडलिटी है। अब सबसे पहले आर्गुमेंट आ जाता है जॉन ऑस्टिन का। सही है। अह, जॉन ऑस्टिन एक बड़े फेमस थ्योरिस्ट हैं। उनकी एक थ्योरी है कि कमांड थ्योरी। सही है। वो कहते हैं कि लॉ वही है जो कि कमांड ऑफ द सॉवरन है। सही है। अब कमांड ऑफ द सॉवरन बैक्ड बाय इविल और फियर ऑफ इविल, अगर ये एलिमेंट नहीं है तो वो चीज कानून नहीं है, वो अब मोरालिटी है, उसको आप लॉ नहीं कह सकते। सही है। किस तरह से, जिस तरह आप देखें पाकिस्तान में, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट।
कोई लॉ पास हो जाता है, जब वो कानून बन जाता है, तो व्हाई डू पीपल फॉलो इट? पीपल फॉलो इट बिकॉज दे फियर कि अगर मैं लॉ को वायलेट करूंगा तो मुझे क्या होगी, पनिशमेंट होगी। सही है। तो देयर इज अ सॉवरन, देयर इज कमांड, देयर इज, एंड दोज हु आर फॉलोइंग इट, दे हैव फियर ऑफ पनिशमेंट, कि भाई हमें पनिशमेंट या तो असल में मिल सकती है, या दे हैव सर्टेन फियर ऑफ इट। सही है। इंटरनेशनल लॉ में देखें तो एज सच कोई आपको ऐसा फियर नजर नहीं आता, नो, ना ही कोई कोई जो है ना वर्टिकल हरारकी है। सही है। इंटरनेशनल लॉ में क्या है, हॉरिजॉन्टल हरारकी है। तो ये सब बराबर है आपस में। तो एक सुपीरियर पावर नहीं है। तो अगर जॉन ऑस्टिन होते तो वो कहते कि भाई इंटरनेशनल लॉ लॉ है ही नहीं, जो कि उन्होंने कहा भी कि भाई इंटरनेशनल लॉ इज नॉट लॉ। वाई? बिकॉज देर इज नो सॉवरन, देर इज नो सुप्रीम अथॉरिटी, सुपीरियर अथॉरिटी, जो कि लॉ को जो है ना इम्प्लीमेंट कराए। सही है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट कम्स फ्रॉम जॉन ऑस्टिन कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लेक ऑफ सॉवरन अथॉरिटी। अक्सर पास्ट पेपर्स जो भी क्वेश्चन आते हैं या नॉर्मली इस चैप्टर में से, उनमें तो वो नॉर्मली मेंशन भी करते हैं ऑस्टिन का। सही है। तो दिस इज समथिंग दैट यू गाइस नीड टू कीप इन माइंड कि ऑस्टिन की कमांड थ्योरी के परस्पेक्टिव में हमें बात करनी है इन दिस टॉपिक। सही है। दूसरा क्या है भाई, इंटरनेशनल लॉ क्या है, वो एक वॉलंटरी कंसेंस बेस्ड कंप्लायंस होती है इंटरनेशनल लॉ। सही है। अब एक कंट्री है, वो कोई ट्रीटी ज्वाइन नहीं करना चाहता। सही है। तो कोई भी कंट्री, दे कैन नॉट फोर्स दैट कंट्री टू ज्वाइन दैट। सही है। आप पे इंटरनेशनल लॉ तभी इन्फोर्स होता है जब आपने वो वॉलंटरली ज्वाइन किया हो, वो ट्रीटी आपने वॉलंटरली ज्वाइन की हो। इवन इंटरनेशनल लॉ में आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ को फॉलो करें और सर्टेन लॉ पार्ट ऑफ लॉ को आप फॉलो नहीं करें। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक ट्रीटी है, सीडो कहा जाता है उन्हें, CEDAW। ठीक है, सीडो बड़ी फेमस ट्रीटी है। उसे कहा जाता है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। बड़ी फेमस, उसे वुमेन राइट ट्रीटी भी कहा जाता है। तो ये मतलब इट्स अ वेरी फेमस लॉ। सही है, दुनिया भर में। अब पाकिस्तान ने ना वो ट्रीटी ज्वाइन कर ली, सही, साइन कर ली। लेकिन पाकिस्तान ने ये शर्त, कंडीशन रखी, शर्त रखी कि मैं ये पूरी ट्रीटीज जो है ना फॉलो करूंगा, एक्सेप्ट फॉर वन पर्टिकुलर सेक्शन, वन पर्टिकुलर आर्टिकल, जिसमें यह था कि अगर स्टेट वायलेट करती है इस ट्रीटी के राइट्स को, तो एक इंडिविजुअल कैन गो अगेंस्ट हर स्टेट इवन। सही है। तो आप अपनी स्टेट के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। सही है। तो पाकिस्तान ने कहा भाई ये हमें नहीं है, वी कांट गिव अप आवर सॉवरेनिटी इन दैट सेंस। और दूसरा एक पर्टिकुलर पॉइंट हुई थी, आई थिंक वो ये था कि दैट एंटायर ट्रीटी हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, अप्लाई करेंगे विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड शरिया। सही है। तो आप देखें कि इंटरनेशनल लॉ को वो अपने हिसाब से फॉलो करा रहे हैं, अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लॉ गिव्स यू दैट लेवरेज। सही है। डोमेस्टिक लॉ में आपके पास कोई लेवरेज नहीं होती कि आप अपनी मर्जी से चलें। फॉर इंस्टेंस CRPC है। सही है। PPC में जो क्राइम्स लिखे गए वो सब सबके लिए सेम है, सबके लिए वो लॉ इक्वल है। सही है। तो सही है। सॉरी। सही है। तो इंटरनेशनल लॉ इज वॉलंटरी बेस्ड। सही है। तो वहां पे आपको जो है ना स्टेट्स की मर्जी या कंसेंट को अहमियत दी जाती है। जब तक आप स्टेट वो खुद ट्रीटी साइन नहीं करती, वो लॉ को फॉलो नहीं करना चाहती, तो इट कैन नॉट बी, यू नो देर इज नो कोर्जन। सही है। फिर उसके अलावा कोई एज सच लेजिस्लेचर भी नहीं है और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की भी कमी है। अब आते हैं किस तरह। अब एक स्टेट स्ट्रक्चर को हम इमेजिन करते हैं। सही, स्टेट में कौन कौन से बड़े ऑर्गन्स होते हैं? व्हाट आर 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, आर्म्स ऑफ द स्टेट? सही है। सबसे पहला होता है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा होता है आपका एग्जेक्टिव, तीसरा होता है जुडिशरी। सही, वो दे मेकअप द स्टेट। सही है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ को बनाना। उसके अलावा एग्जेक्टिव का काम क्या होता है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या होता है कि अगर उस लॉ की बेसिस पे कोई मसला आता है तो उसमें डिसाइड करना। सही, उसको इंटरप्रेट करना, एडजुडिकेट करना। एडजुडिकेट का मतलब करना होता है कि किसी दो लोगों में मसला है एक पॉइंट ऑफ लॉ पे,
जो उसको डिसाइड कर। सही है। एक रियासत इसी तरह से अमल करती है, कानून इसी तरह से बनता और फॉलो फॉलो होता है। लेकिन इस साइड ऑफ द डिबेट की क्रिटिसिज्म ये है कि भाई इंटरनेशनल लॉ में तो एज सच कोई चीज है ही नहीं। सही है। अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो क्या इंटरनेशनल लॉ में कोई ऐसी असेंबली है जो कि कानून बनाती है? कैन यू गाइस थिंक ऑफ एन असेंबली इन इंटरनेशनल लॉ? यस, एनीवन? अच्छा, यूएन की असेंबली कौन सी है? कैन यू नेम इट? यूएन के भी तो जनरल असेंबली है। व्हाई कांट वी कंसिडर इट लेजिस्लेचर? यस, एग्जैक्टली, यूएनजी है। अच्छा, यूएनजीए भी तो रेजोल्यूशंस पास करती है, फिर तो हम कह सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ के पास तो है। मसला क्या है? एग्जैक्टली, गुड। यूएन जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशंस होते हैं दे आर नॉट बाइंडिंग। सही है। तो फायदा ही नहीं है भाई, वो लेजिस्लेचर काम का ही नहीं है। सही है। तो यही क्रिटिक है बेसिकली इस साइड ऑफ द डिबेट की, कि जो लेजिस्लेचर है इट इज नॉट इफेक्टिव। सही है। दूसरी अगर आप बात करें एग्जेक्टिव और जुडिशरी की, तो क्या इंटरनेशनल लॉ में कोई ऐसा जो ना क्लियर एग्जेक्टिव है? एग्जेक्टिव इदारा हो प्रॉपर, भाई सेक्रेटरीज ये हैं, ये उनकी पुलिस है, ये वो। देयर इज नो सच यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। सही है, एट इंटरनेशनल लेवल। तो उसके बाद अगर कोर्ट्स की बात करें, तो अगर आप यू कैन नेम मेनी कोर्ट्स, फॉर इंस्टेंस आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जस्ट टू नेम अ फ्यू। तो ये बहुत सारी कोर्ट्स हैं, लेकिन मसला आगे आ जाता है इन्फोर्समेंट का। सही है। तो जब भी आप ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आप यू गाइस शुड नो अबाउट दीज ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, के भाई पहले जो इंटरनेशनल लॉ पे ये क्रिटिसिज्म है कि वो लॉ नहीं है, फिर वील नेगेट ऑल दीज पॉइंट्स के despite all these points international law is still a valid set of laws. ठीक है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं, अब हम अपोजिट साइड पे आ जाते हैं। अब हम आर्ग्यू करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक पॉजिटिव मोरालिटी नहीं है, बट वो प्रॉपर लॉ है। उसमें बहुत सारे जूरिस्ट हैं जिनका यही ओपिनियन है कि इंटरनेशनल लॉ इज प्रॉपर लॉ। अब ऑस्टिन को सबसे पहले, जो ऑस्टिन पे जिसने क्रिटिसाइज किया था, उस बंदे का नाम था एच एल ए हार्ट। एच एल हार्ट ने कहा था कि यार ये पुरानी बातें हैं, जब मोनार्कीज हुआ करती थी कि भाई आपके पास एक सॉवरेन होना चाहिए, उससे ही जो ना ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स लॉ को फॉलो की होना चाहिए। बट उसने कहा कि असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लॉज होते हैं जिनकी एज सच पेनल्टीज नहीं होती, जिस तरह क्रिमिनल लॉ में है, लेकिन वो फॉलो किए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई लॉ को फॉलो करने के लिए जो बंदा लॉ को फॉलो कर रहा है उसका एक सब्जेक्टिव एंगल होता है कि ये लॉ सही है और मुझे फॉलो करना है। एंड ऑब्जेक्टिवली वो लॉ जो है ना वो फॉलो होते नजर आता है। सही है। तो एच एल आर्ट ने कहा कि ऑस्टिन का व्यू सही नहीं है। इट इज अ वेरी ओल्ड व्यू। पुराने दो जमानों में ये होता था जब मोनार्कीज थी। आजकल के सिविलाइज नेशंस में दो चीजें मैटर करती हैं, एक इंटरनल व्यू होता है, एक्सटर्नल व्यू, कि भाई बाहर से भी लॉ फॉलो होते नजर आ रहा है, और जो सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ है वो खुद अपनी कॉन्शियस के मुताबिक लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब इसी टेस्ट को अगर हम इंटरनेशनल लॉ पे लगाएं, तो बहुत सी फील्ड्स में इंटरनेशनल लॉ फॉलो होते ऑब्जेक्टिवली नजर भी आता है, और स्टेट्स उसे फॉलो भी करती हैं। इवन आप रशिया को देख लें, नॉर्थ कोरिया को देख लें, सो कॉल्ड जो पेरिया स्टेट्स हैं, आइसोलेटेड स्टेट्स हैं, वो भी अक्सर अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए हमेशा इंटरनेशनल लॉ का ही सहारा लेती है। सही है। या जो वायलेशन है इट इज अ लिमिटेड फील्ड, उसके अलावा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। सही है। तो ऑस्टिन का जो व्यू था, इट वाज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। सही है। वो एक पर्टिकुलर, सिर्फ एक सॉवरेन वाली चीज को लेकर पूरे लॉ को नेगेट कर रहे थे। जबकि ओपेनहाइम का, सर हेनरी मेन का, एच एल हार्ड का ओपिनियन ये है कि भाई कानून हमेशा सिर्फ डंडे की बुनियाद पे फॉलो नहीं हुआ, वो लोगों के साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ
एक्सेप्टेंस पे की वजह से भी फॉलो होता रहा। सही है। ठीक है। सर हेनरी मेन का जो आर्गुमेंट है इट इज मोर रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी। वो कहते हैं कि आप आज भी ट्राइबल दुनिया में चले जाएं, वहां पर तो कोई सॉवरेन नहीं है, वहां पर तो म्यूचुअल जो है ना फायदे को देखकर लॉ को फॉलो किया जाता है। ट्राइब्स में आजकल भी, आज भी अफ्रीकन ट्राइब्स में, तो उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं होता कि एक सॉवरेन हो। फिर उसके अलावा केल्सन आए, हेंस केल्सन। केल्सन ने भी कहा कि इंटरनेट लॉ को जस्टिफाई करने के लिए जो है ना वो इट शुड कम फ्रॉम हायर लीगल, हायर मोरल ग्राउंड। सही है। और वो उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ के पास वो जो है ना हायर मोरल ग्राउंड सबसे ज्यादा है। इट इज द मोस्ट, आप कह सकते हैं कि सबसे मोतबर लॉ जो है वो इंटरनेशनल लॉ है। इट वाज ओपिनियन ऑफ केल्सन। तो हार्ट को बहुत सारे ऑथर्स, सॉरी, ऑस्टिन को बहुत सारे जूरिस्ट ने नेगेट किया, जिसमें से आपके प्रोमिनेंट हैं एच एल ए हार्ट, ओपेनहाइम, सर हेनरी मैन, उसके अलावा हेंस केल्सन। सही है। ये वही पॉइंट्स हैं जो आपकी लिखी हुई हैं इन इलॉबरेट वे, कि जरूरी नहीं है कि सॉवरन का होना ही जस्टिफाई करता है लॉ को। लॉ कैन एग्जिस्ट इवन बिकॉज जो 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 सब्जेक्ट ऑफ लॉ होते हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये सबका फायदा है। सही है। अगर लॉ पे अमल दरामद किया जाए। सही है। जिस तरह अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के केस में, कि अगर बंद है तो सबका नुकसान है, जंग हो रही है, और अगर लॉ फॉलो होता है तो उसमें सभी का ही फायदा है। सही है। दूसरा, स्टेट्स इन्वोक इट एज बाइंडिंग। सही है। मेजरली वायलेशंस, अगेन दीज आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वायलेशन, बट मेजरली इंटरनेशनल लॉ या कोई भी लॉ फॉलो ही होता है। सही है। फिर जो भी इंटर आपके ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, दोज आर ऑल क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सही है। आपका यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, सार्क हो गया, कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ फॉलो हो रहा है, इट इज अ प्रॉपर लॉ। लास्ट पॉइंट के भाई, वायलेशन दिस डज नॉट नेगेट वैलिडिटी। सही है। वो लॉ में एक पॉइंट कही जाती है कि वायलेशन या सॉरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज वन थिंग, इट्स एग्जिस्टेंस इन अदर थिंग। सही है। ऐसे तो डोमेस्टिक लॉ भी वायलेट होता रहता है, पाकिस्तान में क्राइम होता रहता है। सही। पाकिस्तान लेट सपोज स्टेट, इसका कानून है। जस्ट बिकॉज वहाँ पे क्राइम हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ जो है ना इट इज नॉट नॉट अ वैलिड लॉ। सही है। एनी क्वेश्चंस? तो अगर हम इस डिबेट को कंक्लूड करें, इन सारी पॉइंट्स को अगर हम देखें, तो भाई इंटरनेशनल लॉ यूनिक है। वो एक स्टेट लॉ की तरह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ है ही नहीं। सही है। वो हॉरिजेंटल और डिसेंट्रलाइज है, बट इट इज अ वैलिड लॉ। सही है। उसके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं। लेट्स सपोज जनरल असेंबली का आप अगर आप एग्जांपल लें, तो इंटरनेशनल लॉ का जो लेजिस्लेचर है वो डोमेस्टिक लॉ की तरह का नहीं है कि एक नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो। पर वो जो है इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉज ही इनवैलिड है। लेट सपोज इंटरनेशनल, अगर आप हम लॉज का एग्जांपल ले लेते हैं। सही है। पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने शुरू में आपको एग्जांपल लिया कि जो फंडामेंटल लॉज हैं दीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ। उसके अलावा बहुत सारे लॉज हैं, जिस तरह आप एक ट्रीटी है आपकी यूएन क्लॉज। सही है। यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। सही है। उसको बनने में 12 साल लगे थे। सही है। एंड मेजरली वो फॉलो होती है। अब ईरान का भी रिसेंट केस में यही ऑल इट्स आर्गुमेंट आर बेस्ड ऑन यू ना इंटरनेशनल लॉ के भाई ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं। सही है। तो जो लॉ बन रहा है वो जो ना वो एक वैलिड लॉ है और फॉलो भी हो रहा है। सही है। उसके अलावा आईसीजे और आईसीसी की आप जजमेंट्स देखें, तो आईसीजे की ऐसी जजमेंट्स भी हैं जो कि ऑल पावरफुल आपका अमेरिका के भी खिलाफ है। तो इसका मतलब आईसीजे इज नॉट अ टूथ पीस, जो है ना आप कह सकते हैं इट इज नॉट जस्ट पॉन इन द हैंड ऑफ यूएसए। सही है। आईसीसी का अगर आप एग्जांपल ले लें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, तो उन्होंने रिसेंटली नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है। सही है। तो इंटरनेशनल लॉ इज अ वैलिड लॉ, इट इज डिफरेंट बट इट इज स्टिल अ लॉ। सही है।
आप एग्जांपल देख सकते हैं, लेट्स सपोज निकारागुआ वर्सेस यूएसए, दिस इज वन ऑफ द फेमस केस जिसमें जजमेंट, आईसीजे ने जजमेंट दी थी यूएसए के खिलाफ। सही है। इराक वर्स इराक ने जो इन्वेजन की थी उसमें जो है दुनिया भर ने लॉ, सॉरी, एक यूनियन बनाया गया था, एक जो है ना, अप्रूव्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल, और दिस इन्वेजन वाज रिपेल्ड। फिर उसके अलावा जो बोस्निया वर्सेस हर्जेगोविना वर्सेस सर्बिया का केस है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस के जिसमें आईसीजे ने अपने लॉ को फॉलो कराया था, डिस्पाइट बोथ पार्टीज जो कि दोनों अनविलिंग थी, उसके बावजूद भी आईसीजे ने कहा था कि नहीं भैया आपने लॉ फॉलो करना है। सही है। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। सही है। इसको अगर आप देख लें कि भाई लॉ इसलिए फॉलो होता है कि कॉमन गुड है, सब कंट्रीज को लगता है कि अगर हम लॉ फॉलो करेंगे तो सबका फायदा है। फिर द साइकोलॉजिकल रूबिकॉन, कि भाई अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो मसला सबका होगा। जरूरी नहीं है कि आप एक मिलिट्री के थ्रू लॉ फॉलो कराएं, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, लोग फॉलो करते हैं। सही है। फिर प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के दुनिया भर में जो आपके डिप्लोमेट्स हैं, लॉयर्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिशियल होते हैं, वो दे फॉलो इंटरनेशनल लॉ ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है। फिर चौथी बात कि भाई इंटरनेशनल लॉ फ्लेक्सिबल है, पर इट इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज अ मेरिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। व्हाई? बिकॉज कंट्रीज के जो कॉन्टेक्स्ट हैं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री, वो इतनी मुख्तलिफ है कि आप एक लॉ को यूनिफॉर्मिटी के साथ फॉलो नहीं करा सकते। ये आप देखें ना, पाकिस्तान में आईएमएफ पर सारी क्रिटिसिज्म किस वजह से होती है कि भाई ये देखें बाहर का एक इदारा हम पे हुक्म चला रहा है। सही है। तो नेशंस का कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ होता है, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट कंसेंट का होना, फ्लेक्सिबल नेचर का होना, इट इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज अ मेरिट ऑफ इंटरनेशनल। सही है। फिर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो ना करने की पॉलिटिकल कॉस्ट है। तो ये आप पे सैंक्शंस लग जाते हैं, डिप्लोमेटिकली आप आइसोलेट हो जाते हैं। सही है। उसके अलावा मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है अंडर जो है ना यूएन चार्टर। सही है। तो फॉलो कराने के लिए आपको हर बार मिलिट्री की जरूरत नहीं होती, डिप्लोमेटिक प्रेशर के थ्रू, सैंक्शंस के थ्रू भी लॉ को फॉलो किया कराया जा सकता है। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स के जहाँ पे वायलेशंस को जो है रोका गया था थ्रू, जो है ना, वायलेशंस वर मेट विद लीगल एक्शन। सही, जिस तरह से ईरान में जब यूएस एम्बेसी पर हमला हुआ था तो उसको सैंक्शंस के थ्रू उसको पनिश करना, फॉर सब अभी भी हो रहा है। यू कैन कंसिडर इट इज अ नेगेटिव एग्जांपल, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट इज डन अंडर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के जो है ना उसी दायरे में रहते हुए यूएस करता है या उसको जस्टिफाई करता है। फिर इसराइल ने अटैक किया था इराक की न्यूक्लियर रिएक्टर पर, तो उसे आईएईए से निकाल दिया गया था। ठीक है। फिर सर्बिया पर सैंक्शन लगाए गए थे फॉर बोस्नियन जेनोसाइड। फिर ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से नो नाइजीरिया वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम कॉमनवेल्थ। पाकिस्तान में आपको पता होगा, पाकिस्तान के पास जीएसपी प्लस स्टेटस है। सही है। अब जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान को क्यों मिला है? पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस मिला ही ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशंस को फॉलो कराने की वजह से। सही है। 10 से 12 बड़ी ह्यूमन राइट ट्रीटीज हैं। पाकिस्तान रिपोर्ट सबमिट करता है कि भाई ये देखिए हम लॉ को फॉलो करा रहे हैं, जो भी बड़े इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। तो उसके इसकी वजह से, उस परफॉर्मेंस की वजह से ईयू जो है पाकिस्तान को फायदे देता है ट्रेड में। सही, जीएसपी प्लस की स्टेटस की वजह से वहाँ पे आई थिंक वो जो भी होते हैं, क्या कहते हैं उसको, कस्टम वगैरह, वो चीज़ें, टैक्सेस वगैरह नहीं लगती, बैरियर्स कम हो जाते हैं, ट्रेड बैरियर्स कम हो जाते हैं। सही है? तो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान फॉलोज और एडेड्स बाय इंटरनेशनल लॉ। इवन इंटरनेशनल लॉ इज फॉलोड अमंग्स द वर्स्ट राइवल्स। पाकिस्तान और इंडिया में देखें, इंडस वाटर ट्रीटी हैज सर्वाइव्ड 4 वॉर्स। सही है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ बीइंग फॉलोड। सही है। तो उसके अलावा हु वाज द स्पाई हु वाज, जिसको पाकिस्तान में पकड़ा गया था, कुलभूषण यादव। पाकिस्तान इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें काउंसुलर एक्सेस दी जाए बात करने की विद कुलभूषण यादव। पाकिस्तान ने कहा कि हम बात करने नहीं देंगे। सही है। तो बट अगेन पाकिस्तान हैड टू गिव काउंसुलर एक्सेस। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान वाज बाउंड बाय इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। तो इवन अंडर, या उसके अलावा रन ऑफ कच्छ की आर्बिट्रेशन हुई थी, पाकिस्तान को पीसफुली एक हिस्सा मिला था थ्रू इंटरनेशनल लॉ।
तो इन बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं तो जस्टिफाई द स्टांस कि इंटरनेशनल लॉ फॉलो होता है। वो सिर्फ जो ना एक वो नहीं है, पॉजिटिव मोरालिटी नहीं है, लेकिन द वर्ल्ड इज जो जो सॉरी जो इंटरनेशनल लॉ है, इट इज नॉट लाइक कंप्लीटली परफेक्ट। उसमें भी लूपहोल्स हैं, वीकनेसेस हैं। कौन सी कभी सबसे बड़ा मसला है कि क्लियर इंस्टीट्यूशंस नहीं है, कोई क्लियर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी नहीं है। सही है। फिर एक एरिया ऑफ इंटरनेशनल लॉ है जो कि हम कल सोर्स में पढ़ेंगे, वो थोड़ी वो अनक्लियर है, जिसे कहा जाता है कस्टम कहा जाता है। सही, कस्टम्स हैं वो थोड़ी अनक्लियर हैं। फिर उसके अलावा जो मेजर पावरफुल कंट्रीज होती हैं उनकी चलती है। कहने में तो सारी स्टेट्स बराबर हैं लेकिन हकीकत में नहीं है। सही है। पावर पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। तो इंटरनेशनल लॉ इज इन नो वे परफेक्ट, लेकिन इसी तरह से कोई भी लॉ भी तो परफेक्ट नहीं है। सही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि द लॉ इटसेल्फ बिकम्स इनवैलिड। सही है। लास्ट में हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ। सही है। सबसे पहले अथॉरिटी का डिफरेंस है। वहाँ पे डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी है, यहाँ पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है डोमेस्टिक लॉ में। सही है। इन्फोर्समेंट जो होती है इंटरनेशनल लॉ में वो वॉलंटरी होती है। जब तक आप वो ट्रीटी खुद साइन नहीं करते वो ट्रीटी आप पे बाइंडिंग नहीं होती। सही है। पाकिस्तान में नहीं होता। सही है। यहाँ पे बस अंडरस्टैंडिंग है, ज़ाहिर सी बात है, ये जस्ट वी आर सिटीजन। जब आप सिटीजन बनते हैं तो वहाँ पे लॉ फॉलो, वहाँ पे लॉ लॉ जो है ना लागू हो जाता है। या इवन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज के पूरे पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तानी सिटीजन्स पे भी अप्लाई होता है। और जो कोई भी बंदा पाकिस्तान में इवन टेम्पररी टाइम के लिए भी आता है विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, तो वो उस पर भी इन्फोर्स होना शुरू हो जाता है लॉ, विथ और विदाउट कंसेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। सही है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ऐसा नहीं है। स्कोप देखें तो इंटरनेशनल लॉ किसको गवर्न करता है? मेनली स्टेट्स को, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी चीजें भी आ जाती हैं। डोमेस्टिक लॉ किसके लिए होता है? वो मेनली इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस के लिए होता है। सही है। उसके बाद आ जाते हैं आप सोर्सेज कौन से हैं। सोर्सेज हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर पूरा चैप्टर है। लेजिस्लेटिव बॉडी, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल लॉ की कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है सच नहीं है। नेशनल लॉ में नेशनल लॉ नेशनल या स्टेट्स की जो है वो एक प्रॉपर लेजिस्लेचर होता है, जिस तरह पार्लियामेंट है। सही है। जुडिशियल बॉडीज देखें तो इंटरनेशनल में मल्टीपल जुडिशियल बॉडीज हैं, जिस तरह आईसीजे है, आईसीसी है। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ पर्टिकुलर इश्यूज के लिए अलग कोर्ट्स हैं। सही है। जिस तरह लॉ ऑफ सी के लिए अलग कोर्ट है। सही है। और WTO पे जो मसले होते हैं, ट्रेड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसकी अलग कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है। सही है। नेशनल लॉ में क्या होता है, प्रॉपर हायरार्की ऑफ कोर्ट होती है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आ गई, हाई कोर्ट आ गई, नीचे जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होती हैं। सही है। सब्जेक्ट्स अगर आप देखें तो जिस तरह हमने बात की कि इंटरनेशनल लॉ के प्राइमरी सब्जेक्ट इज स्टेट। सही है। और लेकिन और डोमेस्टिक लॉ का कौन है? इंडिविजुअल। सही है। और नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन की हमने बात की कि इंटरनेशनल लॉ में कंसेंट बेस्ड होती है और डोमेस्टिक लॉ में इट इज नॉट कंसेंट बेस्ड। तो आपको एज ए सिटीजन वो फॉलो करना ही करना है। चलें, what do we conclude out of this entire lecture कि इंटरनेशनल लॉ क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीजिंगली इंडिविजुअल। इस पे पूरी टॉपिक है ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। सही है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया पॉजिटिव मोरालिटी वर्सेस लॉ की डिबेट। देन हमने हिस्ट्री को थोड़ा बहुत देखा। फिर हमने इस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ और डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। सही है। अब इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? दैट इज द डिबेट, या याद करने की चीज कौन सी है? ये तो सारी समझ में आ गई। आप मोस्ट ऑफ यू आर बल्कि ऑल ऑफ योर CSS एस्पिरेंट्स, तो जनरल एग्जाम्पल तो आपको सबको आते होंगे। अगर लॉ की बात करें तो आपको थ्योरीज का थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। ऑस्टिन ने क्या कहा, उसकी थ्योरी क्या थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो इस चैप्टर में एज सच कोई लीगल आप कहें टेक्निकलिटी नहीं थी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें। If you have any questions, please ask. अच्छा, कभी कौन से साल में दिया था आपने पेपर?
25। अच्छा अच्छा। चले, एक तो यार थोड़ा बहुत मसला ये आ जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी स्कोरिंग ट्रेंड डज मैटर, तो वो भी इशू आ जाता है। उस हिसाब से तो 55 इज अ गुड स्कोर। अब आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय केस लॉ। सही, आपको केस लॉ, जूरिस्ट, इन्हीं चीज़ों पे काम करना होगा। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ें उसमें आपको 3 4 केस लॉग आने चाहिए, जो भी। सही। उसके अलावा रेफरेंसेस दें, मैक्सिमम रेफरेंसेस दें, एंड बी रेलेवेंट। सही है। उसको एज अ किसी और सब्जेक्ट या सोशल साइंस का पेपर नहीं समझना, लॉ का पेपर समझना है। जितना पूछा गया है उतना बताएं। सही। एक मजे की बात है कि इंटरनेशनल लॉ में कम लिखने वालों का स्कोर ज्यादा आ जाता है। वैसे सब्जेक्ट्स में ये होता है ना कि 10 10 पेजेस लिखें तो आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, बट लॉ इज अ डिफरेंट थिंग। सही है, तो उसको अपने टेक्निकल रखना है। बट 55 इज अ गुड स्कोर। सही है। तो बस आप केस लॉस को अगर यूज करें तो इंशाल्लाह आप स्कोर अच्छा आ सकता है। और कोई और सवाल? ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।